कोठरियों का पिछवाड़ा होने की वजह से वहां बिजली की रोशनी नहीं थी। ये कमांडो एक्शन के लिए आइडियल जगह थी। थोड़ी देर के बाद गश्त लगाने वाले दोनों संतरी कोठरियों की कतार के दूसरे सिरे पर नमूदार हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता बातें भी कर रहे थे और कदम कदम चले भी आ रहे थे। उनमें से एक सिगरेट पी रहा था। उन्हें देखते ही मुराद खान घुटनों के बल झुककर अंधेरे में चलता हाशिम खान के पीछे आ गया। पहला हमला हाशिम खान ने करना था, जो दुश्मन पर अचानक चाकू का वार करने में था। दूसरे को मुराद खान ने काबू करना था। जिस संतरी ने सिगरेट सुलगाया हुआ था, दूसरा उसके एक कदम पीछे आ रहा था। इसी वजह से उसकी मौत पहले वाक़ हुई। दूसरा संतरी एक कदम आगे आगे ढीला ढाला सा होकर चल रहा था। बंदूकें दोनों ने अपने कंधों के साथ लटकाई हुई थी। ये मामूल की ड्यूटी थी। वैसे भी ये कोई फौजी छावनी नहीं थी, एक टॉर्चर सेंटर था और वहां आज तक कभी कोई संगीन वाकया भी नहीं हुआ था। और ये दोनों संतरी कोई बाकायदा फौजी या कमांडो भी नहीं थे। अगर भारतीय फौजी कमांडो भी होते तो हाशिम खान और मुराद खान जिस गजबनाक जज्बे के साथ वहां उतरे थे, उनसे बच नहीं सकते थे। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। दोनों संतरी कदम कदम चलते हाशिम खान के करीब से गुजरे। उस वक्त हाशिम खान अंधेरे में जमीन के बिल्कुल साथ लगकर चिपका हुआ था। जैसे ही वो उससे 2 कदम आगे बढ़े, हाशिम खान चीते की तरह घात में से निकला और उसने एक कदम पीछे चलने वाले संतरी की गर्दन में अपना एक बाजू बिजली की तेजी के साथ डालकर एक झटका दिया और उसके सीने में चाकू घोंप दिया। उससे शोर सा पैदा हुआ। दूसरे संतरी ने रुककर पीछे देखा, लेकिन इसी दौरान मुराद खान उस पर छलांग लगा चुका था। छलांग उसने ऐसे लगाई थी कि संतरी की गर्दन मुराद खान के बाजू के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। उसके साथ ही मुराद खान ने अपना चाकू संतरी की गर्दन पर फेर कर उसकी शहरक काट दी और उसे धक्का देकर परे फेंक दिया। उसके फौरन बाद दोनों कोठरियों की मुखालिफ समत के कोनों की तरफ दौड़े। एक कोने की जानिब एक मुसल्लह संतरी और दूसरे कोने पर दूसरा मुसल्लह संतरी पहरा दे रहा था। उन्हें काबू करना बज़ाहिर बड़ा आसान था। हाशिम खान ने तो एक संतरी के पीछे से उसे दबोचकर उसकी गर्दन में चाकू घोंपकर उसे गिरा दिया, लेकिन मुराद खान अपनी तरफ वाले संतरी की तरफ बढ़ा तो आहट पाकर उसने गर्दन मोड़कर मुराद खान को देख लिया। संतरी ने घबराकर बंदूक संभाल ली और इससे पहले कि वो फायर करता, मुराद खान ने पूरी ताकत से उसको धक्का देकर गिरा दिया और उसके सीने पर चढ़कर उसके दिल पर चाकू के मुसलसल 4-5 वार किए। संतरी के हाथ से बंदूक गिरकर दूर जा पड़ी। उसका दिल कट गया था और बदन बुरी तरह लरजने लगा था। मुराद खान ने उसे तो वहीं छोड़ा और दोनों कोठरियों के दरमियान जो राहदारी बनी हुई थी उसकी तरफ आ गया। सामने की जानिब से हाशिम खान दौड़ता हुआ आया था। यहाँ रोशनी थी, लेकिन उस जगह रात को पहरा देने वाले 4 संतरी मर चुके थे। इमरान ने बाहर किसी के दौड़ने की आवाज सुनी तो सलाखों के पीछे आकर बाहर देखने लगा। हाशिम खान ने करीब से गुजरते हुए इमरान को पहचान लिया और उसके पास आकर बोला, फिक्र नहीं इमरान, हम आ गए हैं। और हाशिम खान जेब से एक खास किस्म की मुड़ी हुई पीतल की तार निकालकर ताला खोलने की कोशिश करने लगा। इतने में मुराद खान भी उसके पास आ गया। उसने इमरान से कहा, तुम ठीक हो ना? वो बोला, हाँ। इमरान ने आहिस्ता से जवाब दिया। हाशिम खान जबरदस्त कोशिश कर रहा था मगर ताला नहीं खुल रहा था। मुराद खान ने कहा, ये देसी पेचदार चाबी वाला ताला है हाशिम, ये इस तरह नहीं खुलेगा। हाशिम खान ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी नाली ताले के कुंडे में डालकर कुंडे को तोड़ने की कोशिश की, मगर ताले का कुंडा ताले से ज्यादा मजबूत निकला। मुराद खान ने धीमी आवाज में इमरान से पूछा, क्या गार्ड्स के पास इसकी चाबी होती है? इमरान ने आहिस्ता से कहा, दिन के वक्त होती है, रात के वक्त चाबी गार्ड रूम में जमा करवा दी जाती है। हाशिम खान सरतोड़ कोशिश कर रहा था, मगर ताला और उसका कुंडा अपनी जगह पर कायम थे। उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। किसी वक्त भी कोई दूसरा संतरी या रात के वक्त पहरा देने वाला वहां आ सकता था। वहां से पुलिस की बैरक भी ज्यादा दूर नहीं थी और वहां पुलिस की पूरी गार्ड मौजूद थी और उनके पास एमुनिशन का जखीरा मौजूद था। मुराद खान ने झुंझुलाकर कहा, हाशिम क्या कर रहे हो? कहीं से ईंट लाकर ताले पर मार दो। इमरान ने सरगोशी में कहा, रिवॉल्वर का दस्ता क्यों नहीं मारते? हाशिम खान ने रिवॉल्वर का दस्ता ताले पर मारा तो उससे काफी आवाज पैदा हुई। मुराद खान ने कहा, इस पर कपड़ा रख कर जरब लगाओ। हाशिम खान ने जेब से रुमाल निकालकर ताले के कुंडे में ठूंसा और ऊपर तले रिवॉल्वर के दस्ते की 2-3 जरबे लगाई। उससे शोर सा पैदा हुआ और दूसरे लम्हे कोठरियों की कतार के उस तरफ वाले कोने से एक मुसल्ला संतरी नमूदार हुआ जिसने बंदूक तान रखी थी। उसने सामने आते ही कहा, कौन हो तुम? और एक हवाई फायर कर दिया।
फायर के धमाके से खामोश रात गूंज उठी। हाशिम ने फौरन रिवॉल्वर संतरी की तरफ करके फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान मुराद खान ने भी अपना रिवॉल्वर निकाल लिया था। संतरी उनके बिल्कुल सामने बिजली की रोशनी में था। हाशिम का निशाना कभी खता नहीं जाता था। संतरी गोलियां खाकर जमीन पर गिर पड़ा। मुराद खान ने जल्दी से ताले पर 2 गोलियां फायर कर दी। ताला टूट कर गिर पड़ा। इमरान सलाखों वाला दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। फायरिंग के धमाकों ने बैरक में मौजूद पुलिस गार्ड को होशियार कर दिया। उस तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई। 10-12 सिपाही कैदियों की कोठरियों की तरफ दौड़ पड़े। मुराद खान ने कहा, हाशिम ग्रेनेड। वो दौड़कर कोठरियों की राहदारी से बाहर निकल आए। दीवार के पीछे से अपनी तरफ आने वाले सिपाहियों पर ऊपर तले 6-7 दस्ती बम फेंक दिए। दस्ती बमों के धमाके बुलंद हुए और संतरियों की फायरिंग रुक गई। मुराद खान ने इमरान से कहा, इस तरफ इमरान। दूसरी तरफ से 4 संतरी फायरिंग करते आगे बढ़े। उन्हें सिकंदर अली ने ऊपर तले 3 दस्ती बम फेंक कर वहीं भस्म कर दिया। वो रस्सी की मदद से दीवार पर चढ़ने लगे तो रस्सी टहनी में से निकल गई। हाशिम खान बोला, जमीन पर लेट जाओ। सिकंदर भी वहीं आ गया था। वो तमाम उसी वक्त जमीन पर लेट गए। हाशिम खान ने जेब से दस्ती बम निकालकर उसका पिन निकाला और उसे दीवार की तरफ लुढ़का दिया और खुद भी दीवार के साथ चिपक गया। एक जबरदस्त धमाका हुआ और दूसरे लम्हे दीवार में एक सुराख नमूदार हो चुका था। वो उस शिगाफ में से निकलकर उस तरफ दौड़ पड़े जहां उनकी जीपें खड़ी थीं। इमरान चूंकि निहत्था था इसलिए उसे उन्होंने अपने दरमियान में ले रखा था। 2 मुजाहिद जो बाहर घाट में बैठे थे फौरन घाट से निकलकर आए और दूसरी जानिब स्टेन गन्नों का रुख करके घुटनों के बल बैठ गए, इस ख्याल से कि अगर वहां से पुलिस आए तो ये उन्हें संभाल लें। लेकिन वहां थोड़ी सी देर में इस कदर फायरिंग हुई थी और दस्ती बमों के इतने धमाके हुए थे कि आधे से ज्यादा नफरी मर गई थी और बाकी जो बचे थे वो इधर उधर भाग दौड़ कर फायरिंग कर रहे थे, आगे नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये बड़ा जबरदस्त कमांडो हमला हुआ है और कमांडो दस्ती बमों से मुसल्ला हैं और उनके करीब जाना अपनी मौत को आवाज देना है। वो सरकारी मुलाजिम थे और चंद रुपयों की खातिर अपनी जान गंवाने के हक में थे। दोनों मुजाहिद फायरिंग करते, स्टेन गन्नों की बौछारें मारते, उठकर पीछे को हटते उस जगह पहुंच गए जहां दोनों जीपें खड़ी थीं। इस दौरान हाशिम खान, मुराद खान, सिकंदर अली और इमरान एक जीप में बैठ चुके थे। मुराद खान ने बुलंद आवाज में मुजाहिदों से कहा, गाड़ी में बैठकर निकल चलो। दोनों मुजाहिद दूसरी जीप में सवार हुए और दोनों गाड़ियां तेजी से टीलों के दरमियान से दौड़ने लगीं। 5 मिनट के बाद दोनों गाड़ियां बड़ी सड़क पर पूरी रफ्तार से भाग रही थीं। 1.5-2 मील का फासला तय करने के बाद गाड़ियां एक जंगल में दाखिल हो गईं। उनके पीछे पुलिस की एक गाड़ी उस वक्त निकली जब ये लोग जंगल में दाखिल हो चुके थे। आधे घंटे तक दोनों गाड़ियां जंगल में से गुजरती रहीं। आखिर वो उन दोनों पहाड़ी टीलों के दामन में आकर एक महफूज जगह पर रुक गईं, जहां मुराद खान ने गाड़ियों के दोनों मुजाहिदों से कहा कि वो वहां से वापस चले जाएं और खुद वहां से पैदल चलते दरख्तों और दुश्वार गुजार झाड़ियों वाले खुफिया रास्ते से होते हुए अपनी कमीनगाह में आ गए। रात काफी गुजर चुकी थी। मुराद खान ने इमरान के लिए उसी वक्त चाय बनवाई। इमरान कहने लगा, तुम लोग बड़े सही वक्त पर आए। अगर एक दिन की देर कर देते तो परसों को सुबह वो लोग मुझे हैदराबाद के टॉर्चर सेंटर में ले जाने वाले थे, क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया था। मुराद खान ने पूछा, उन्होंने ज्यादा तशद्दुद तो नहीं किया? इमरान ने कहा, कल मुझे बिजली के कुछ झटके जरूर दिए थे, मगर अभी वो मुझसे नाउमीद नहीं हुए थे। उनका ख्याल था कि हैदराबाद के टॉर्चर सेंटर में वो मुझसे सारे राज उगलवाने में कामयाब हो जाएंगे। हाशिम खान बोला, अच्छा हुआ कि हम वक्त पर पहुंच गए, वरना हैदराबाद के टॉर्चर सेंटर में सिक्योरिटी का सारा इंतजाम फौज करती है, वहां हमें मुश्किल पेश आ सकती थी। चाय पीने के बाद इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है अब मुझे सो जाना चाहिए, कई रातों से जाग रहा हूँ। मुराद खान बोला, तुम आराम करो, बाकी बातें फिर होंगी। ये कहकर वो हाशिम और सिकंदर कोठरी से निकल गए। दूसरे दिन इमरान तीसरे पहर तक सोया रहा। सूरज गुरूब होने की तैयारियां कर रहा था कि वो बेदार होकर कोठरी से बाहर आया। मुराद खान, सिकंदर अली और हाशिम खान मौजूद थे। उन्होंने मिलकर खाना खाया, उसके बाद कोठरी में आ गए। इमरान ने नहाने के बाद कपड़े तब्दील कर लिए थे, अब वो काफी हद तक ताजा दम था। मुराद खान कहने लगा, हमारा दूसरा मिशन पुराने लाइट हाउस की जेर जमीन लेबोरेटरी को तबाह करना है, लेकिन इस मिशन के लिए हमें अब बहुत ज्यादा सोच विचार की जरूरत है, क्योंकि इमरान के फरार के बाद लाइट हाउस के इर्द गिर्द की सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई होगी। सिकंदर बोला, मेरा ख्याल है कि हमें कुछ दिन खामोश रहना चाहिए। हम ऐसा कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मटेरियल का खुफिया नंबर हमने ऊपर हाई कमांड को भिजवा दिया है, उस वक्त तक ऊपर से उस बारे में कोई इत्तला भी आ जाएगी। दूसरे ये भी हमें मालूम हो चुका है कि पुराने लाइट हाउस की जेर जमीन लेबोरेटरी में एटमी मटेरियल की प्रोसेसिंग का काम 1 महीने के बाद शुरू होगा और इस काम के मुकम्मल होने में 1-1.5 महीना लग जाएगा। हाशिम खान ने कहा,
लेकिन हमें गाफिल होकर नहीं बैठना चाहिए। कुछ पता नहीं इमरान के फरार के बाद नेशनल सिक्योरिटी के ख्याल से भारत सरकार एटमी मटेरियल के सिलेंडर लाइट हाउस से उठवाकर किसी दूसरे शहर में पहुंचा दे। इमरान ने कहा, ऐसा इम्कान है, ऐसा हो सकता है। इसके लिए हमें कुछ घंटे लाइट हाउस के इर्द गिर्द के इलाके की निगरानी करनी होगी। मुराद खान बोला, वो हम जरूर करेंगे, क्योंकि हमें ये भी मालूम करना है कि पुराने घाट वाले टॉर्चर सेंटर के वाक़े के बाद वहां सिक्योरिटी कितनी सख्त हो गई है और हमारे वहां कमांडो एक्शन करने के कितने इम्कानात हैं। इमरान ने कहा, इस निगरानी के लिए हमें बड़े तजुर्बाकार और होशियार मुजाहिदों की जरूरत है। मुराद खान बोला, ऐसा इंतजाम हो जाएगा। हमारे पास ऐसे तजुर्बाकार मुजाहिद मौजूद हैं जिन्हें सुराग रसानी और इस किस्म की जासूसी का बहुत तजुर्बा है। वो न सिर्फ आंध्र प्रदेश की तेलुगु जबान बल्कि तमिलनाडु की तमिल जबान भी बड़ी रवानी से बोल लेते हैं और उन्हें हर किस्म के भेस बदलने में जबरदस्त महारत हासिल है। ये मुजाहिद चाहे उस इलाके में किसी माही गिर के भेस में आते जाते रहें या कोई मजजूब साधु बनकर वहां करीब ही धुनी रमा कर बैठ जाएं या कोई और तरीका इख्तियार करें, वो हमें वहां की सरगर्मियों की एक एक पल की रिपोर्ट यहां पहुंचाते रहेंगे। अगर भारत सरकार ने वहां से एटमी मवाद के सिलेंडर निकाले और किसी दूसरी जगह मुंतकिल किए तो हमारे आदमी न सिर्फ हमें फौरन इत्तला कर देंगे बल्कि वो ये भी मालूम कर लेंगे कि सिलेंडर लाइट हाउस के खुफिया तहखाने से निकालकर किस शहर में और किस जगह पर ले जाए गए हैं, क्योंकि एक आदमी तो सिलेंडर ले जाने वालों का बाकायदा पीछा कर लेगा। अगर भारत सरकार उन सिलेंडरों को हिमालय पहाड़ की चोटी पर भी ले जाएगी तो हमारे आदमी वहां तक उनका पीछा करेंगे। इमरान ने कहा, अगर ये बात है तो हम कुछ दिन यहाँ खामोशी से गुजार सकते हैं। मुराद खान ने उसी रोज अपने 4 तजुर्बाकार जासूस मुजाहिदों की ड्यूटी लगा दी कि गंटोर जाकर पुराने लाइट हाउस के इर्द गिर्द के इलाके की 24 घंटे निगरानी करें। चारों मुजाहिद आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद दक्कन के ही रहने वाले बड़े सरफरोश किस्म के मुसलमान नौजवान थे। वो तेलुगु और तमिल और उर्दू हिंदी ये सारी जबानें पूरी तरह से जानते थे और बड़ी रवानी से बोल सकते थे और समझ सकते थे। अंग्रेजी जबान से भी उन्हें वाकफियत थी और हिंदुओं में रहने की वजह से वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम और उनके मंदिरों को भी जानते थे। जैसा कि हम बयान कर चुके हैं, पुराना लाइट हाउस अब बेकार हो चुका था। उसके इर्द गिर्द फौज ने खारदार तार की दीवार खड़ी कर दी थी। इमरान के फरार के बाद वहां सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई थी और अब किसी गैर मुल्की टूरिस्ट यानी सयाह को भी लाइट हाउस के करीब भटकने की इजाजत नहीं थी। वहां जबरदस्त फौजी पहरा लगा दिया गया था। मुराद खान के 2 मुजाहिदों ने ये काम किया कि पुराने लाइट हाउस से कुछ फासले पर समंदर के किनारे नारियल के दरख्तों के नीचे अपने लिए एक छोटी सी झोंपड़ी डाल ली। दरख्तों से कुछ नारियल गिराए, कुछ गिरे पड़े नारियल एक जगह जमा करके लंबे छुरों से उन्हें छीलकर उनकी छाल अलग करके एक तरफ लगा दी। दरख्तों से कुछ फासले पर रेत पर जहां धूप थी, नारियल की छाल वहां सुखाने के लिए बखेर दी। 2-3 गुच्छे बटी हुई नारियल की रस्सियों के वो अपने साथ ले गए थे, वो उन्होंने झोंपड़ी में डाल दिए। झोंपड़ी के बाहर दरख्तों के नीचे एक छोटा सा लोहे का पुराना चरखा लगा लिया। 15-20 गज के फासले पर लकड़ी का एक पतला सा खंबा गाड़ा। चरखे के पहिए पर नारियल की छाल की बनी हुई रस्सी का एक छोटा सा गुच्छा चढ़ा दिया और उसे हाथ से फेरने लगे। ये सारा ड्रामा उन्होंने सिर्फ ये बताने के लिए किया था कि वो खेत के मजदूर हैं। खेतों का काम खत्म हो गया है, अब वो नारियल की छाल की रस्सियां बटकर उन्हें बाजार ले जाकर बेचते हैं और जो 2-4 रुपए मिलते हैं उनसे अपने घर बार का खर्चा चलाते हैं। उनके पास एक बड़ी ताकतवर दूरबीन भी थी जिससे वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद पुराने लाइट हाउस का जायजा लेते कि वहां कोई गैर मामूली सरगर्मी तो नहीं हो रही। दूरबीन को वो एक दरख्त की खो के अंदर छुपा देते। दूसरे 2 मुजाहिदों ने यह किया कि उनमें से एक सर मुंडवाकर साधु बनकर समंदर के किनारे एक चट्टान के करीब आलती पालती मारकर और सामने धूनी लगाकर बैठ गया। दूसरा मुजाहिद गेरुआ चोला पहनकर माथे पर तिलक लगाकर उसका चेला बनकर बैठ गया। वो ऐसी जगह बैठे थे जहां से पुराने लाइट हाउस पर और उसके खारदार तारों वाले गेट के सामने निगाह पड़ सकती थी। उनके पास भी एक छोटी मगर ताकतवर दूरबीन थी जिसकी मदद से वो दिन में 3-4 बार पुराने लाइट हाउस के इलाके का जायजा ले लेते। उसके बाद दूरबीन को चट्टान की एक खो में छुपा देते। हर रोज रात के वक्त उन साधुओं के भेस वाले मुजाहिदों और नारियल के दरख्तों के नीचे नारियल की छाल की रस्सियां बनाने वाले मुजाहिदों में से एक मुजाहिद बड़ी खामोशी और रासदारी के साथ वहां से निकलकर मुराद खान के पास खुफिया कमीनगाह में पहुंच जाता था और उसे दिन भर की जासूसी की पूरी रिपोर्ट दे आता। साधु और चेले के भेस में समंदर किनारे चट्टान के पास बैठे हुए मुजाहिदों में से सिर्फ वो मुजाहिद रात को मुराद खान के पास दिन भर की सरगर्मियों की रिपोर्ट देने जाता जो चेला बना हुआ था। साधु वहीं रहता और रात को भी चट्टान के पास ही हिरन की खाल बिछाकर और अलाव रोशन करके सो जाता।
ان کا چیلا گنٹور کی مارکیٹ میں جا کر کچھ سبزی وغیرہ لے آتا اور وہیں پکا لیتا۔ انہیں مراد خان کی طرف سے سخت آرڈر تھے کہ وہ ناریل کی رسیاں بٹنے والے مجاہدوں سے بالکل نہیں ملیں گے۔ ناریل کی رسیاں بنانے والے مجاہدوں کو بھی سادھو مجاہدوں کو ملنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ مراد خان نے انہیں کہا تھا، تم ایک دوسرے کے قریب سے بھی نہیں گزرو گے۔ ہاں، اگر وہاں کسی قسم کے ہنگامی حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو تم جو چاہے کر سکتے ہو، پھر اس کا تم لوگوں کو اختیار ہوگا۔ مراد خان کی تنظیم کی اپنی خفیہ کمین گاہ تو وجے واڑہ کے ایک جنگل میں تھی، لیکن گنٹور میں بھی ان کے ایک مجاہد کے ہاں انہوں نے خفیہ قیام گاہ بنا لی تھی۔ ہاشم اور سکندر علی تو وجے واڑہ میں ہی تھے، لیکن مراد خان اور عمران گنٹور میں اپنے مجاہد کے ٹھکانے پر آ گئے تھے تاکہ وہ لائٹ ہاؤس کے آس پاس ہونے والی فوجی سرگرمیوں کے بارے میں اپنے مجاہد جاسوسوں کی مدد سے معلومات حاصل کرتے رہیں۔ عمران اور مراد خان نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے یہی فیصلہ کیا تھا کہ انہیں کم از کم ایک ہفتہ بالکل خاموش رہ کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ ابھی تک ایٹمی خفیہ کوڈ کے بارے میں اوپر ہائی کمانڈ کی جانب سے کوئی اطلاع مراد خان کو موصول نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک دو روز میں اس اطلاع کے خفیہ سگنل موصول ہونے کی توقع ضرور تھی۔ جس روز یہ چاروں مجاہد پرانے لائٹ ہاؤس کے عقب میں جنگل اور سمندر کے کنارے رسیاں بنانے والوں اور سادھوؤں کے بھیس بدل کر بیٹھے، اسی رات انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ لائٹ ہاؤس کی خفیہ تنصیبات کے گرد سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور خاردار تاروں کی چار دیواری کے گیٹ کے سامنے فوج نے مشین گن کا ایک مورچہ بھی بنا لیا ہے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی مراد خان نے ان دو مجاہدوں کو واپس بلا لیا جو ناریل کے درختوں کے نیچے ناریل کی چھال کی رسیاں بنانے والوں کا بھیس بدل کر کام کر رہے تھے، اور ان کی جگہ ان دو مجاہدوں کو جو سادھو کے بھیس میں تھے کہا کہ وہ لائٹ ہاؤس کے سامنے سے ہٹ کر ناریل کے درختوں کے نیچے چلے جائیں۔ راتوں رات وہ مجاہد جو سادھو بن کر لائٹ ہاؤس کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر چٹان کے پاس دھونی رمائے بیٹھے تھے، وہاں سے اٹھ کر ناریل کے درختوں کے نیچے چلے گئے۔ وہاں ایک جھونپڑی پہلے سے بنی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے فرضی گیان دھیان کا ڈرامہ وہاں شروع کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔